हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग केंद्रीय बजट 2025-26 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। हमारा केंद्रीय बजट जारी हुआ है, तो सबसे पहले जानते हैं कि बजट क्या होता है। किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं और व्यय है, यानी कि जो भी इनकम हो रही है और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का, उनका जो पूरा विवरण होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो बजट कहलाता है। हर एक कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। हमारे यहाँ 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो इसके लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला 1 अप्रैल 2025 से जो स्टार्ट होगा वित्तीय वर्ष और 31 मार्च 2026 तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ये हमारा बजट जारी हो चुका है। बात करते हैं भारतीय संविधान में ये कहाँ पर मेंशन है। तो देखिए, भारतीय संविधान में डायरेक्ट बजट वर्ड जो है ये मेंशन नहीं है। इसके बजाय वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण इस शब्द से वहाँ पर इसको दर्शाया गया है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं कि बजट के कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तुति होती है, फिर इस पर आम चर्चा होती है, जो भी विभागीय समितियां बनाई जाती है उनके द्वारा बजट की जांच की जाती है, अनुदान मांगों पर मतदान होता है कि कौन कौन से चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं उनके लिए जो अनुदान मांगा है उस पर वोटिंग होती है। फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए बजट का जो अलॉटमेंट है, जो भी पैसा है, वो जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बजट मेनली 3 टाइप का है। एक होता है बैलेंस्ड बजट, जिसे संतुलित बजट कहते हैं। दूसरा है सरप्लस बजट यानी अधिशेष बजट, और तीसरा है डेफिसिट बजट, जिसे कहते हैं घाटे का बजट। जो संतुलित बजट होता है यानी बैलेंस्ड बजट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी भी सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वित्तीय वर्ष में जितना भी सरकारी व्यय होगा वो सरकारी प्राप्तियों के लगभग बराबर है। मतलब गवर्नमेंट जितना भी खर्च करने वाली है उतनी ही उसकी इनकम हो जाएगी, तो ये एक बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। अधिशेष बजट की अगर बात करें, जिसे सरप्लस बजट कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सरकारी राजस्व है वो किसी विशेष वित्तीय वर्ष में उस अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक होता है। यानी हमें इनकम जो है वो ज़्यादा मिल रही है, यानी कि गवर्नमेंट को इनकम ज़्यादा होने वाली है और जो गवर्नमेंट खर्च करेगी वो कम खर्च करेगी, तो ये सरप्लस बजट कहलाएगा। घाटे का बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट। अनुमानित सरकारी व्यय किसी भी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है, खर्च ज़्यादा होगा और जो इनकम है वो कम होने वाली है, तो इस तरीके से इसको घाटे का बजट कहा जाता है। बजट तैयार करने के लिए कौन सा नोडल निकाय जो है काम करता है। तो बजट प्रभाग, जो वित्त मंत्रालय है हमारा, उसमें आर्थिक मामलों का जो विभाग है बजट प्रभाग जिसे कहते हैं, इसके साथ साथ नीति आयोग और जो संबंधित मंत्रालय हैं उनके परामर्श से बजट तैयार करने के लिए एक नोडल निकाय बनाया जाता है। बात करें अगर कि स्वतंत्र भारत का पहला वार्षिक बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1947 में प्रस्तुत किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला वार्षिक बजट। बजट के प्रमुख घटकों को अगर डिस्कस करें तो बजट के प्रमुख घटक हैं जो राजस्व है हमारा और जो पूंजी प्राप्तियां हैं उनका अनुमान इसमें लगाया जाता है कि पूरे साल में कौन कौन सी प्राप्तियां होने वाली हैं, कितना हमारा राजस्व है, उसके आधार पर गवर्नमेंट खर्च करेगी। राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन भी इसके घटक हैं। व्यय का अनुमान किया जाता है। समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां या व्यय या कमी और अधिशेष जो है इनका अनुमान लगाया जाता है। आने वाले वित्तीय वर्ष पर आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ बनाई जाती हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति रहे कि हमारा जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है दोनों ही बैलेंस्ड में रहें। 1924 में एक्वर्ट समिति की सिफारिशों पर अंग्रेज़ों ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे ईयर 1925। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, रेल बजट जो था उसको आम बजट से अलग कर दिया गया था। और अभी तक 2017 तक भारत सरकार के द्वारा 2 बजट पारित किए जाते थे, एक आता था रेल बजट और दूसरा होता था आम बजट। फिर जब 2017 और 18 का बजट आया था तो उसमें रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तब से एक ही बजट जारी होता है जिसमें रेल बजट और आम बजट दोनों शामिल होते हैं। और ये कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था, तो विवेक देवराय समिति थी जिसके सिफारिश के आधार पर जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 था उसमें रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया।
आगे बढ़ेंगे। भारत का संविधान बजट के लिए अन्य कौन कौन से प्रावधान करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो अनुदान है, जो फंड मांगा जाता है, उसकी मांग नहीं की जा सकती है। करारोपण वाला कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, और इसके साथ साथ कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की जो संचित निधि है, वहाँ से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है। तो राष्ट्रपति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बजट में। संसद की भूमिका की बात करें तो धन या वित्त विधेयक जो है, कराधान को शामिल करते हुए केवल लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। अनुदान की मांग पर मतदान, राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि अनुदान की मांग पर मतदान कर सके। और धन या वित्त विधेयक जो है, उसको 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस भेज दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकृत या अस्वीकृत भी कर सकता है। जब 14 दिनों के भीतर राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को वापस भेजा जाएगा धन या वित्त विधेयक, तो लोकसभा के पास ये शक्ति है कि वो राज्यसभा की जो सिफारिशें हैं उनको स्वीकृत करे या फिर अस्वीकृत करे। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के जो 4 इंजन हैं उनको रेखांकित किया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्टली कौन कौन से इंजन हैं। तो 4 इंजन कौन कौन से हैं? पहला है कृषि से संबंधित, दूसरा है MSME जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। अब इनको देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो इन चारों इंजनों के नाम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। सबका विकास लक्ष्य के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना। बजट की थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। जो हमारा वार्षिक वित्तीय बजट आया है 2025-26 का, उसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है। विकसित भारत के जो प्रिंसिपल्स हैं आप देख सकते हैं, जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस, स्किल्ड लेबर, विमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं विकसित भारत के, इन पर काम किया जाएगा आने वाले बजट में। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन जो हम लोगों ने डिस्कस किए, आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला इंजन जो हमारा कृषि था, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है ये लाई जाएगी। इसके अंतर्गत जो कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिले हैं उनको शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान जो है लाभान्वित होने वाले हैं। फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा में रोजगार के समाधान करने के लिए जो राज्यों की भागीदारी है, उस पर एक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कृषि में कम रोजगार है उसका समाधान हो सकेगा। टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कौशल देखने को मिलेगा और निवेश भी देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से जो कृषि में कम रोजगार है उसका समाधान किया जा सकेगा। कृषि में ही शामिल है दलहनों में आत्मनिर्भरता। सरकार तुअर और उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करने वाली है, जिससे जो जलवायु अनुकूल बीज हैं और लाभकारी मूल्य हैं, ये सब सुनिश्चित हो सकेंगे। केंद्रीय एजेंसियां जो हैं जैसे नेफेड है और NCCF है, ये अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन 3 दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। तो कुल मिला के दलहनों में आत्मनिर्भरता बनाना। इसके अलावा में किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। इसके अलावा कपास उत्पादकता मिशन भी यहाँ पर चलाया जाएगा। अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की ये पहल है। बिहार में मखाना बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहार के लिए काफ़ी काम किए गए हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। और फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मत्स्य विकास के लिए भी काम किया जाएगा। और असम में यूरिया संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। असम में यूरिया संयंत्र लगाने की बात की गई है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो कि असम के नामरूप में है।
दूसरा इंजन कौन सा है? दूसरा इंजन एमएसएमई है। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण जो है, इसमें क्या किया गया है, निवेश और कुल कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना लगभग बढ़ा दिया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ने वाले हैं। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो इसमें 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए ऋण की सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा में एमएसएमई के लिए जो ऋण है वहाँ पर बात करें तो 5 करोड़ रुपए से इसको बढ़ा करके 10 करोड़ यानी डायरेक्ट डबल किया गया है, जिससे ऋण तक की पहुँच बढ़ सकेगी। एक और इम्पॉर्टेंट काम किया गया है एमएसएमई में, चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। 22 लाख रोजगार इसमें सृजन होंगे, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात इसमें शामिल होगा। खिलौना क्षेत्र यानी टॉय इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्लस्टर और नवाचार, इनोवेशन पर बेस्ड जो बाजार है उसमें मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। खिलौनों पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल है ये। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए भी फंड यहाँ पर जारी किया गया है, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ में स्थापित किए जाएंगे। तो ये एमएसएमई से रिलेटेड सभी फैक्ट्स थे। अब हम लोग तीसरे इंजन को डिस्कस करते हैं, निवेश। तो कहाँ कहाँ निवेश होने वाला है? तीसरे इंजन की बात करते हैं। तीसरा इंजन है निवेश। इसमें पहला है शहरी चुनौती निधि। इसमें देखिए कुल आवंटन होगा 1 लाख करोड़ रुपए का, और इस 1 लाख करोड़ रुपए में जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का है, इसके लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन जो है, इसका जो कुल बजट का परिव्यय है इसको बढ़ा करके 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और इस मिशन की अवधि जो है वो वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे जो ग्रामीण जल परियोजनाएं हैं उनके लिए अधिक वित्त पोषण के साथ साथ सार्वभौमिक पाइप जल आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। इस मिशन से जो 15 करोड़ परिवार हैं वो लाभान्वित हुए हैं। भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ का कोष सरकार के द्वारा 49% योगदान है इसमें। जहाज निर्माण हो गए, बंदरगाह जो पोर्ट्स हैं और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन इसमें किया जाएगा। IITs का विस्तार, 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। PM रिसर्च फेलोशिप, IIT और ISC जो है उनमें उन्नत अनुसंधान के लिए रिसर्चेस के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी। डे केयर कैंसर सेंटर अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे टोटल, जिससे कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये निवेश का इंजन था। इसमें शामिल है विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन भी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है यानी SMR, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। यानी 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अपने स्वदेशी विकसित करने का यहाँ पर दिया गया है। और परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन के क्रम में निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए विचार किया जाएगा। और ये जो उड़ान परियोजना है, क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य है अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना। जो कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं जैसे पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो हेलीपैड और छोटे हवाई जहाज़ों को भी सहयोग प्रदान करेगी ये योजना। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और पटना में जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है इसका भी निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शामिल है। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। ये सभी कुछ हमारे बजट में शामिल है। चौथा इंजन है निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन मिशन क्या है? क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय और जो MSME मंत्रालय है और साथ के साथ वित्त मंत्रालय, इनके द्वारा ये संयुक्त रूप से चलाया जाने वाला है।
भारत ट्रेडनेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हेतु राष्ट्रीय ढांचा, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी यानी जो टियर 2 के शहर हैं उनमें आउटसोर्सिंग केंद्र यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं इनको बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा प्रदान की जाएगी। पेरिशेबल यानी उच्च मूल्य वाले जो नाशवंत उत्पाद हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनके निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जिससे इंटरनेशनल बाजार जो है वहाँ तक तेजी हो सके और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो निर्यात संवर्धन के लिए ये प्रयास किए गए हैं। अब केंद्रीय बजट 2025-26 की अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं, जैसे कराधान और वित्तीय सुधार है। तो टैक्सेशन की अगर बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें 12 लाख तक की जो वार्षिक आय है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इसको समझिए, जैसे अगर आय 0 से 4 लाख है तो वहाँ पर कर की दर यानी टैक्सेशन 0 रहेगा। 4 से 8 लाख तक की 5%, 8 से 12 लाख तक 10%। लेकिन जब 12 लाख से ऊपर होगा, जो 12 लाख का वार्षिक आय कहा गया है, तो अब यहाँ पर जो ये कर लिखे गए हैं ये ऐसे नहीं लागू होंगे। जब 12 लाख की सीमा क्रॉस होगी तब ये सभी लागू होंगे। ठीक है, तो ये आपके करों की दर दी गई है कि कितने से कितने लाख तक की कर की दर क्या रहेगी। स्रोत पर कटौती जो है टीडीएस की बात करें तो रेंट पर टीडीएस की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे कर अनुपालन का बोझ कम हो जाएगा। कर रिटर्न की बात करें तो अद्यतन कर रिटर्न की समय सीमा 2 वर्ष है, उसको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया है, जिससे स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुविधा होने वाली है। कुल मिला के टैक्सेशन में काफ़ी राहत दी गई है। मूल सीमा शुल्क जो है बीसीडी, इसमें छूट दी गई है। कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित 36 जीवन रक्षक दवाओं को बीसीडी से पूर्ण छूट दी गई है। तो दवाएं सस्ती होने वाली है कैंसर वगैरह से संबंधित। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल उपकरण, इनके लिए जो लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है उसकी विनिर्माण पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है। स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जो वस्त्र हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्षेत्र हैं उनके घटकों को छूट दी गई है। सामाजिक कल्याण और समावेशन, इसमें शामिल है पीएम स्वनिधि योजना, गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना जो है इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए 30,000 रुपए की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया। गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला गया। ये 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो हैं ये स्थापित की जाएंगी सरकारी स्कूलों में। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, 10,000 नई चिकित्सा सीटों के साथ 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। नीट वगैरह में सीटें बढ़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, 75,000 सीटें टोटल हो जाएंगी अगले 5 वर्षों में। वित्तीय क्षेत्रों में सुधार की अगर बात करें तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ये स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं और ग्रामीण उधारकर्ता हैं उनको औपचारिक ऋण की सुविधाओं तक अधिक कुशलतापूर्वक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। दूसरा है जन विश्वास विधेयक 2.0, इसके तहत 100 से अधिक विधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल करना, व्यापार संचालन को सुगम बनाना और नियामक अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। साथ के साथ स्वामी फंड जो है 2.0, ये सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों को योगदान वाला 1 लाख से अधिक आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ का फंड है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई, ऐसी कंपनियां जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं उनके लिए 74% से बढ़ाकर 100% एफडीआई कर दी जाएगी। एफडीआई की सीमा बढ़ जाएगी। राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक, जो सहकारी संघवाद है एक यूनियन बनाए रखने के लिए कंट्री को, ये राज्यों के लिए बनाया गया एक ढांचा है। ऋण संवर्धन सुविधा, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के द्वारा लोगों की ऋण आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा तैयार किया जाएगा। पेंशन क्षेत्र में जो पेंशन उत्पाद हैं उनको उनके विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा।
विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। सभी गैर वित्तीय क्षेत्रों में विनियमनों, प्रमाणनों और लाइसेंसों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राजस्व के प्रमुख स्रोत और व्यय की अगर बात करें तो केंद्रीय राजस्व और उनके व्यय को डिस्कस करते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर जाता है। उधार और अन्य देयताएं जो हैं यहाँ से रुपया आता है। निगम कर 24 पैसे, आयकर 22 पैसे, सीमा शुल्क 4 पैसे और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है इसमें 5 पैसे, जीएसटी और अन्य कर रहे हैं इसमें 18 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 9 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1 पैसे। तो अगर 1 रुपये की टोटल बात करें तो इसमें इनकम्स इतनी है। और अगर व्यय की बात करें तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो है उसमें 8 पैसे जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में 16 पैसे खर्च होता है। ब्याज अदायगी में 20 पैसे, रक्षा के क्षेत्र में 8 पैसे, आर्थिक सहायता में 6 पैसे, वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण में 8 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है उसमें 22 पैसे खर्च होता है। पेंशन में 4 पैसे और अन्य व्यय 8 पैसे शामिल हैं। ठीक है, तो 1 रुपये की अगर बात करें तो उसको डिवाइड करके इस तरीके से पैसों में यहाँ पर दर्शाया गया है कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। तो ये केंद्रीय राजस्व एवं व्यय का पूरा लेखा जोखा है। केंद्र सरकार के जो प्रमुख व्यय हैं, बजट का जो अनुमान लगाया गया है उसके आधार पर केंद्र सरकार का जो पैसा है वो किस तरीके से खर्च होने वाला है ये हमारे बजट में बताया गया है। तो ब्याज में टोटल खर्च होगा 12,76,000 के अप्रॉक्स। टोटल बजट है 50,65,000 का। परिवहन में 5,48,649, रक्षा के क्षेत्र में 4,91,000। उसके बाद प्रमुख सब्सिडीज, पेंशन, ग्रामीण विकास और इसी के साथ साथ कृषि और संवर्धन। शिक्षा में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है 1,28,650 इतना खर्च होगा। और इसी के साथ साथ उसके बाद स्वास्थ्य है, शहरी विकास, फिर आईटी और दूरसंचार, ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग, वित्त और सामाजिक कल्याण। वैज्ञानिक विभाग में खर्च होने वाला है 55,679 और विदेश मामले में 20,000 और पूर्वोत्तर के विकास यानी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए 5,915 और अन्य में 4,82,000 के अप्रॉक्स खर्च होने वाला है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केंद्रीय बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आंकड़ों के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, आप देखेंगे किस तरीके से अनुमान बजट का लगाया जाता है और वास्तविक बजट जो है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो आपको रुपए दिए गए हैं वो करोड़ में हैं, ध्यान में रखेंगे। राजस्व प्राप्तियाँ जो है 2023-24 के लिए वो 27,29,036 करोड़ रुपए थी और बजट का अनुमान 2024-25 के लिए लगाया गया था 31 लाख के अप्रॉक्स और संशोधित अनुमान जो आया है वो 30 लाख के अप्रॉक्स आया है। ठीक है, बजट का अनुमान 2025-26 के लिए 34,20,409 करोड़ रुपए है और पूंजी की प्राप्तियां जो हैं वो देखिए कितना डिफरेंस आया। प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों में और पूंजी प्राप्तियों में आप देख सकते हैं डिफरेंस, यहाँ 17 लाख और 2024-25 का जो अनुमान लगाया गया था वो 16 का लगभग अनुमान के आसपास ही रहता है जो अनुमान लगाया जाता है और संशोधित अनुमान या फिर वास्तविक जो बनता है वो लगभग सेम रहता है। जैसे यहाँ पर 48 कुल प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था 2024-25 में 48,20,512 करोड़ रुपए का और यहाँ पर आप देख सकते हैं 47,16,487 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान आया है क्योंकि अब ये वित्तीय वर्ष बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है तो ये अनुमान बिल्कुल सही है। इसी तरीके से कुल व्यय का अनुमान देख सकते हैं लगाया गया था 2023-24 का जो वास्तविक कुल व्यय है ये है 44,43,447 करोड़ रुपए और यहाँ जो 2024-25 के बजट का अनुमान लगाया गया था 48,20,512 करोड़ रुपए के लगभग और यहाँ पर जो संशोधित अनुमान आया है वो 47 लाख यानी कि हमारा जो कुल व्यय का अनुमान लगाया गया था उससे कुछ कम हो गया। तो इस तरीके से 25-26 का आप देख सकते हैं व्यय का अनुमान है 50,65,345 करोड़ रुपए। इस तरीके से ये प्रमुख सारे आंकड़े दिए गए हैं कि कहाँ पर क्या खर्च होने वाला है, कहाँ पर कौन सा घाटा आएगा, राजस्व घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होने वाला है, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, इन सभी के आंकड़े जो अनुमानित होते हैं वो दिए जाते हैं। फिर वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते संशोधित अनुमान लगाया जाता है और लास्ट में वास्तविक अनुमान वो होता है, वास्तविक डेटा वो होता है जो टोटल रियलिटी में देखा जाता है। अब हम लोग बजट से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन और साल 2000 तक
5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव करके उसे सुबह 11 बजे कर दिया था। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत हुई थी 1987 के बजट में। राजीव गांधी जी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इंटरिम बजट शब्द का प्रयोग हुआ पहली बार आर षणमुखम सेठी जी के द्वारा 1948-49 में। अपने बजट भाषण में इसका यूज किया गया था। भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं मोरारजी देसाई। नाम ध्यान में रखेंगे, ये सभी अभी क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 68 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973-74 के दौरान जो है वो बजट घाटा 550 करोड़ रुपए आया था। आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। 2001 से हर बार सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है और शाम 5 बजे बजट की पेशकश की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल बैंकेट के द्वारा साल 1924 में स्टार्ट की गई थी। निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनियन बजट। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है भारत के संविधान में, बजट शब्द कहीं भी नहीं आया है। और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये मेंशन है आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विकसित भारत। बजट में विकास में कितने इंजन शामिल किए गए हैं? तो टोटल 4 इंजन शामिल किए गए हैं, ध्यान में रखेंगे। पहला कृषि है, दूसरा एमएसएमई से रिलेटेड है, तीसरा निवेश है और चौथा है निर्यात। बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कृषि क्षेत्र के लिए योजना है इसमें से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। किसानों के लिए केसीसी की ऋण सीमा को कितने तक बढ़ाया गया है? तो ये 5 लाख तक बढ़ा दी गई है। 3 लाख से बढ़ा करके इसको 5 लाख तक कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा कितनी है? तो ये ऋण सीमा 5 लाख है। जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय कितना बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है टोटल 67,000 करोड़ रुपीस। सरकार द्वारा किस मिशन के तहत 10,000 शोध छात्रवृत्ति यानी रिसर्च फेलोशिप्स जो हैं वो प्रदान की जाएंगी? तो ये मिशन है पीएम रिसर्च फेलोशिप। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत कितने एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं विकसित किए जाएंगे? तो टोटल 5 विकसित किए जाएंगे। भारत ट्रेडनेट बीटीएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण को डिजिटल बनाना। 2025-26 के बजट में आयकर छूट की सीमा कितनी की गई है? तो ये सीमा 12 लाख की गई है। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत में बजट पेश किया था। और मोरारजी देसाई जो हैं ये सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो है वो कितनी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है? तो ये पहली भारतीय वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री, जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। सरकार द्वारा राज्यों को कुल कितना हस्तांतरित किया गया है? सरकार द्वारा राज्यों को लगभग 25.6 लाख करोड़ रुपीस हस्तांतरित किए गए हैं। बजट 2025-26 में रोजगार आधारित विकास के लिए कितने प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो टोटल 50 पर्यटन स्थल जो हैं विकसित किए जाने वाले हैं। बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स को क्या लाभ दिया जाएगा? तो इनके लिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलने वाला है इनको। सरकार ने रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो रेलवे के विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपीस आवंटित किए हैं गवर्नमेंट ने। 2025-26 के बजट में जो वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये जीडीपी का टोटल 3.3% है। आगे बढ़ेंगे। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहली बार जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था भारत का।
भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत किस वर्ष के बजट में की गई थी? तो 1987 का जो बजट था उसमें कॉर्पोरेट टैक्स की स्टार्टिंग की गई। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार किस वित्त मंत्री ने किया? तो आर षणमुखम शेट्टी जी ने इंटरिम बजट का यूज़ किया था। इंटरिम बजट वो होता है जैसे कोई चुनावी वर्ष है तो उसमें जब तक गवर्नमेंट रहती है उसके लिए इंटरिम बजट पेश किया जाता है। अभी जब 2024-25 का बजट आया था तो उसमें क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी तो जितने महीनों तक गवर्नमेंट रहनी है उसके लिए बजट जो पेश किया गया स्टार्टिंग में उसे इंटरिम बजट कहा गया। उसके बाद गवर्नमेंट बनने के बाद भी बजट आया और ये नई गवर्नमेंट बनने के बाद पूर्ण बजट जो आया है वो 2025-26 का है। भारत में सबसे अधिक बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार यानी 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। 1973-74 के बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें घाटा हुआ था। किस वित्त मंत्री ने 2 बार अपने जन्मदिन यानी 29 फरवरी पर बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई जी ने 2 बार अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया है। भारत में पहला बजट कब और किसके अंतर्गत पेश किया गया था? तो भारत का पहला बजट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1860 में पेश किया गया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो हैं यहीं पर एंड होते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इस क्लास को रिवाइज कर ले अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।